हेलो एवरीवन, मैं हूँ मानसी गोयल एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल ग्लोबल व्यू। तो जैसा कि आपको पता ही है कि वीडियो सीरीज चल रही है आंसर राइटिंग पे, जिसमें हम बता रहे हैं कि बिगिनिंग से एडवांस लेवल पे कैसे जाएं। पिछली वीडियो में हमने बताया कि कैसे क्वेश्चन को डिकोड करें एंड हम स्टेज फर्स्ट समझी कि कैसे स्टेज 1 में हम स्टार्ट करें आंसर राइटिंग। अब उसी की सीरीज़ में ये वाली जो वीडियो है ये स्टेज सेकंड पे है कि हम आंसर को और इम्प्रूव और एडवांस लेवल पे कैसे लेके जाएं। तो आइए जानते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में हम स्टेज सेकंड वैल्यू एडिशन स्टेज जो कि होती है उसके बारे में बताएंगे, जिसमें कि क्या क्या हमें करना चाहिए वैल्यू एडिशन में। अब हमने बेसिक आंसर लिख दिया स्टेज 1 के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब उसमें कैसे वैल्यू ऐड करें, उस बेसिक आंसर में स्टेज 1 के अकॉर्डिंग हमने डिकोड स्टेप्स देखे थे कि कैसे डिकोड करना चाहिए क्वेश्चन को। जैसे कि पहले क्वेश्चन को समझो, फिर क्वेश्चन की डायरेक्टिव वर्ड्स, क्वेश्चन वर्ड्स को समझो, डिस्कस पूछा है कि कमेंट पूछा है या इवेलुएट पूछा है, देन क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करो एंड देन कंटेक्चुअलाइज करो कि सिलेबस के किस पार्ट से है, कि कौन से करंट अफेयर से है। फिर आप उसके बारे में पॉइंट्स सोचो एंड देन उसका स्ट्रक्चर बनाओ, जैसे कि इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन एंड उसको रिव्यू और रिफाइन करो। ये हमने स्टेप्स जानी थी अलॉन्ग विद स्टेज 1, ठीक है। अब बात करते हैं आगे की, जिसमें हम देखेंगे कि स्टेज 2 में हमें क्या क्या चीज़ें अपनानी चाहिए। ये स्टेजेस डिटेल में भी लिखी हैं हमारी बुक में, डिकोडिंग क्वेश्चन वर्ड्स विद स्टेजेस ऑफ एक्सीलेंट आंसर राइटिंग। तो यू कैन ऑर्डर दिस बुक ऑन बाय मैसेजिंग ऑन व्हाट्सएप नंबर 7599293638। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके ऑर्डर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वैल्यू एडिशन स्टेज, चलिए इस स्टेज के बारे में जानते हैं डिटेल में। वैल्यू एडिशन स्टेज, तो वैल्यू एडिशन स्टेज क्या होती है? वैल्यू एडिशन स्टेज वो स्टेज है जिसमें हम जो है, जो एक बेसिक आंसर है उसमें हम चीज़ें और ऐड करते हैं। जैसे कि बेसिक आंसर आपने इंट्रोडक्शन लिखा एंड देन बॉडी लिखी एंड देन कंक्लूजन लिखा, बट बॉडी में आपने पॉइंट्स लिखे और वो बिल्कुल प्लेन थे, ठीक है। उसमें ना कोई एग्जाम्पल ना कुछ। स्टार्टिंग में स्टूडेंट्स को ऐसे ही लिखना चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा दौड़ना भागना नहीं चाहिए परफेक्शन की तरफ। आप एक एवरेज आंसर लिखो। अब इस आंसर में कैसे हम वैल्यू ऐड करेंगे वो हम जानते हैं। चलिए, तो फाउंडेशनल स्टेज के बाद आप ध्यान देंगे इंट्रोडक्शन पे और कंक्लूजन पे, इससे आपके आंसर में वैल्यू ऐड होगी। तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। पहले हम इंट्रोडक्शन और की बात करेंगे, देन कंक्लूजन की, एंड देन बॉडी पार्ट में कैसे हम एनरिच करें आंसर को, वो चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है। तो आ जाते हैं इम्पैक्टफुल इंट्रोडक्शन पे। इंट्रोडक्शन आपका इतना इम्पैक्टफुल होना चाहिए कि तुरंत ही एग्जामिनर की क्यूरियोसिटी बढ़ा दे कि भाई आगे क्या होने वाला है। जैसे आपने वेब सीरीज़ वगैरह देखा होगा, एकदम क्यूरियोसिटी रेज हो जाती है ना कि आगे क्या होगा। अगर वही क्यूरियोसिटी रेज नहीं हो तो वो सीरीज़, वेब सीरीज़ या मूवी फ्लॉप है, ठीक है। तो एकदम इंट्रोडक्शन में हमारा यही काम होना चाहिए कि हम एकदम रीडर की क्यूरियोसिटी बढ़ा दें और इंटरेस्ट को डेवलप कर दें कि आगे क्या होना, आगे क्या लिखा है, आगे क्या होने वाला है। तो इतना इम्पैक्टफुल हमारे इंट्रोडक्शन होना चाहिए। इसके अलावा ऐसा नहीं हो कि बहुत बड़ा इंट्रोडक्शन आप लिख रहे हैं। इंट्रोडक्शन कंसाइज होना चाहिए, एंगेजिंग होना चाहिए। ये नहीं कि एग्जामिनर ने एक लाइन पढ़ी और फिर छोड़ दिया पढ़ना, इतना बोरिंग नहीं होना चाहिए। एंगेजिंग होना चाहिए और बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा हुआ होना चाहिए, वेल रिटन इन गुड हैंड राइटिंग, ठीक है। और उसकी कोशिश कीजिए कि लैंग्वेज, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स एटलीस्ट आपके कंक्लूजन में नहीं हो, ठीक है। अब कंक्लूजन किन किन टाइप्स का आप लिख सकते हैं। आप जो है कंक्लूजन बैकग्राउंड बेस्ड लिख सकते हैं। जैसे हिस्ट्री के क्वेश्चंस में बैकग्राउंड बेस्ड कंक्लूजन बहुत ज़्यादा यूज़ होता, इंट्रोडक्शन बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। कैसे? जैसे मान लो 1857 फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पे क्वेश्चन आता है, तो आप बैकग्राउंड लिख सकते हैं उसके इमीडिएट प्रीवियस इवेंट, जैसे मंगल पांडे का इशू जो हुआ था, या फिर डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ये सब आप इमीडिएट कॉजेज लिख सकते हैं, ठीक है। तो बैकग्राउंड बेस्ड इंट्रोडक्शन ज़्यादातर हिस्ट्री के क्वेश्चंस में यूज़ होता है।
क्वेश्चन कंटेक्स्ट, इसको हम और डिटेल में समझेंगे। अभी जो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उससे उससे हम इसको और डिटेल में समझेंगे। फिर भी मैं बता देती हूँ कि क्वेश्चन कंटेक्स्ट, कोई भी क्वेश्चन अगर पूछा है तो आपको उसका बताना पड़ेगा कि पूछा क्या है। जैसे मान लो एक क्वेश्चन पूछा गया था पिछले साल, सी इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ द कॉस्मोस, डिस्कस इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट द रोल ऑफ IMO इन प्रोटेक्टिंग एनवायरनमेंट एंड एनहेंसिंग मैरीटाइम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। तो अब इसमें जो है बेसिकली पूछा तो IMO के बारे में है, बट इन्होंने स्टेटमेंट दिए सी इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ द कॉस्मोस। तो ये क्वेश्चन कंटेक्स्ट हो गया। ये आपको इंट्रोडक्शन में एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि कैसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कॉस्मोस का। ठीक है, केस स्टडी बेस्ड इंट्रोडक्शन, आप कोई भी केस स्टडी ला सकते हैं इंट्रोडक्शन में। जैसे कि मान लो इलेक्ट्रोक्यूशन पे कोई क्वेश्चन आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्वेश्चन आता है और उसमें इलेक्ट्रोक्यूशन की तरफ इंक्लाइंड होता है क्वेश्चन, तो आप रीसेंट केसेस बता सकते हैं कि नीलेश राय जो कि UPSC एस्पिरेंट थे, उनकी इलेक्ट्रोक्यूशन से डेथ हो गई, तो दैट इज़ अ केस स्टडी। और दिल्ली में जो है ऐसी चीज़ें, ऐसी घटनाएं, दुर्घटनाएं होती रहती हैं। अभी रोहिणी में एक 6-7 साल के बच्चे की डेथ हो गई इलेक्ट्रोक्यूशन से। तो दिल्ली की ये केस स्टडी हो गई जो कि बैड केस प्रेजेंट करती है। तो केस स्टडी में आप कुछ भी इस टाइप के केसेस दे सकते हैं। देन स्टैटिस्टिक्स बेस्ड भी आपका इंट्रोडक्शन हो सकता है। जैसे इफ़ यू आर राइटिंग अबाउट समथिंग अबाउट पॉपुलेशन, तो आप पॉपुलेशन सेंसस डेटा 2011 का उसकी स्टैटिस्टिक्स दे सकते हैं। या फिर अगर आप SC/ST की पॉपुलेशन के बारे में लिख रहे हैं तो 2011 का सेंसस डेटा के बारे में दे सकते हैं। ठीक है, करंट इवेंट आप इंट्रोडक्शन में दे सकते हैं। मान लो साइक्लोन पे कोई क्वेश्चन आया है या कोरल ब्रीचिंग पे कोई क्वेश्चन आया है, तो आप रीसेंट करंट इवेंट दे सकते हैं। जैसे कि अभी न्यूज़ में आया था कि ऑस्ट्रेलियन बैरियर रीफ के अराउंड जो ओशन है उसका टेम्परेचर जो है बढ़ रहा है, तो दिस कैन कॉज कोरल ब्लीचिंग इवेंट। तो आप जो है ये इस टाइप के इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। देन डेफिनीशन बेस्ड इंट्रोडक्शन में आप डेफिनीशन देंगे। जैसे कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ दैट। जैसे कि व्हाट इज़ 3D प्रिंटिंग मशीन, तो 3D प्रिंटिंग पे आप डेफिनीशन दे सकते हैं। तो ये कई तरीके के इंट्रोडक्शन होते हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर्स में, एंड दैट विल लीड टू योर इम्पैक्टफुल इंट्रोडक्शन, जो कि कंसाइज भी होना चाहिए, इंगेजिंग भी होना चाहिए और वेल रिटन भी होना चाहिए। कोई हैफिजर्ड नहीं होना चाहिए और झूठ नहीं होना चाहिए, मतलब फैक्चुअल एरर बिल्कुल नहीं होने चाहिए आपके इंट्रोडक्शन में। ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये थी हमारी बात इंट्रोडक्शन पे। अब बात करते हैं कंक्लूजन की। तो कंक्लूजन का क्या मतलब होता है? कंक्लूजन का मतलब दैट वी आर गोइंग टू एंड दिस थिंग। ठीक है, तो कंक्लूजन बहुत ही अच्छा होना चाहिए। अच्छा इन द सेंस कि कंक्लूजन जो है एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट दे दे, एक सेंस ऑफ क्लोजर दे दे कि हाँ, मतलब कि हाँ ये चीज़ें सॉल्व हो गई हैं। एक सेंस ऑफ सॉल्यूशन दे दे कि हाँ अब प्रॉब्लम निपट गई है। अगर कंक्लूजन में आप कुछ भी प्रॉब्लम लेकर आते हैं तो वो एक एंग्जाइटी काइंड ऑफ क्रिएट करता है एग्जामिनर के माइंड में कि मतलब कि ही एंग्जाइटी में आके एग्जामिनर जो है कम मार्क्स भी दे सकता है। तो कंक्लूजन बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर इंट्रोडक्शन आपका फर्स्ट इम्प्रेशन देता है ना किसी भी चीज़ का, इंट्रोडक्शन जो कि फर्स्ट इम्प्रेशन देता है, तो कंक्लूजन आपका फुलफिलमेंट देता है। दैट एग्जामिनर शुड फील फुलफिल्ड। ये आंसर पढ़ के एग्जामिनर को बहुत फुलफिल्ड लगना चाहिए, ऐसा इनकम्प्लीटनेस सी नहीं लगनी चाहिए। अगर इंट्रोडक्शन क्यूरोसिटी रेज करता है रीडर की या एग्जामिनर की, तो
कंक्लूजन जो है उसकी क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। अब उसकी क्यूरियोसिटी शांत हो गई है, ठीक है। तो कंक्लूजन जो है कोई क्वेश्चन नहीं पुट अप करना चाहिए और कोई नेगेटिव बात नहीं करना चाहिए, ताकि एग्जामिनर को या रीडर को एंग्जाइटी नहीं हो टुवर्ड्स द एंड। देखो कंक्लूजन इतना इम्पॉर्टेंट है कि अगर इंट्रोडक्शन आपका फर्स्ट इम्प्रेशन देता है तो कंक्लूजन फाइनल इम्प्रेशन देता है, और फाइनल इम्प्रेशन तो फर्स्ट इम्प्रेशन से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जैसे जैसे मान लो आप कॉलेज जाते हैं, कोई स्टूडेंट है वो कॉलेज जाता है, तो फर्स्ट इम्प्रेशन पड़ता है फर्स्ट ईयर में, बट फोर्थ ईयर में जो वो इम्प्रेशन छोड़ के जाता है ना अपने दोस्तों पे, वो इम्प्रेशन लाइफ लॉन्गिंग हो जाता है। तो फाइनल इम्प्रेशन इतना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब ये फाइनल इम्प्रेशन इतना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि ये फाइनल इम्प्रेशन मार्क्स का डिसाइडिंग फैक्टर होता है। जैसे कि मान लो कोई एग्जामिनर आंसर को पढ़ रहा है और वो आंसर 2 पेजेस का है या 4 पेजेस का है, तो 2 पेजेस का जब वो लास्ट तक पहुंचेगा तो वो इंट्रोडक्शन और इस पेज का कंटेंट भूल जाएगा। हाँ, वो मार्क्स किससे डिसाइड करेगा? वो मार्क्स डिसाइड करेगा कंक्लूजन के बेसिस पे और इस पेज पे क्या लिखा है। तो कंक्लूजन जो है डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है आपके आंसर राइटिंग में मार्क्स गेन करने के लिए, ठीक है। अगर आपका आंसर ठीक ठाक ही है बॉडी और इंट्रोडक्शन, बट कंक्लूजन आपका बहुत अच्छा है, तो यू विल गेन गुड मार्क्स। बट अगर आपने पूरा आंसर अच्छा लिखा है और कंक्लूजन बेकार लिखा है, तो एग्जामिनर को ये इंप्रेशन रहेगा कि पूरा ही आंसर बेकार है। जैसे आई होप आप लोगों ने ब्रह्मास्त्र मूवी देखी होगी। मूवी वॉज ऑल गुड, सब कुछ अच्छा था, VFX, डायलॉग्स, एक्टिंग सब कुछ अच्छी थी, म्यूज़िक एंड ऑल, रोमांस भी था, ड्रामा भी था, कॉमेडी भी थी, सब चीज़ें थी। बट प्रॉब्लम क्या हुई, एंड में उन्होंने जो है बहुत ही एब्रप्ट एंडिंग कर दी, जिसकी वजह से मतलब वो मूवी ही फ्लॉप गई, बहुत ज़्यादा हिट नहीं गई। तो कंक्लूजन उसका इतना अच्छा नहीं था, दैट्स वाई वो मूवी इतनी ज़्यादा हिट नहीं गई। तो कंक्लूजन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी आंसर राइटिंग में और मार्क्स फैच करने में, ठीक है। तो कंक्लूजन लिखने के लिए आपको जो है पूरा बॉडी पार्ट और इंट्रोडक्शन सोचना पड़ेगा कि आपने क्या क्या लिखा है, और उसको समराइज करके अपना ओपिनियन देना होगा। वो कैसे देंगे? देखो कंक्लूजन के बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे कि समराइज्ड कंक्लूजन, समरी बेस्ड कंक्लूजन। जैसे मान लो आपने साइक्लोन के बारे में बताया, तो एंड में आके जो आपने लिखा उसकी समरी लिख दी, ठीक है। ये हो गया समराइज्ड कंक्लूजन। ये हम हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं लगा सकते कि इस क्वेश्चन में समरी होगी, इस क्वेश्चन में विजनरी होगा या कोई और सा कंक्लूजन होगा। ये उसी टाइम पे डिसाइड होता है आपके आंसर राइटिंग के फ्लो के अनुसार। देन विजनरी बेस्ड कंक्लूजन, इसमें क्या होता है कि सपने दिखाए जाते हैं एग्जामिनर को, मतलब कि बेटर फ्यूचर के बारे में सपने दिखाए जाते हैं कि विजन इंडिया 2020, विजन इंडिया एट जो है 100, इंडिया एट 100 ईयर्स पे इंडिया इतना अच्छा होगा, इस टाइप से एक विज़न दिया जाता है। जैसे कि नीति आयोग के विज़न डॉक्यूमेंट्स आते रहते हैं, उसके आप उससे हेल्प लेके आप अपने कंक्लूजन कुछ नोट्स बना सकते हैं कंक्लूजन के। बैलेंस्ड कंक्लूजन क्या होता है? बैलेंस्ड में नेगेटिव चीज़ें भी होती हैं, बट उन नेगेटिव चीज़ों को बैलेंस किया जाता है पॉजिटिव चीज़ों से। जैसे मान लो आप किसी पॉलिसी को क्रिटिसाइज़ कर रहे हो, जैसे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिटिसाइज़ कर रहे हो, ठीक है, तो आपने कंक्लूजन में लिख दिया दीज वीकनेसेस शुड बी रिमूव्ड। जो भी वीकनेसेस हैं आप लिखेंगे वीकनेसेस सच एज दिस एंड शुड बी रिमूव्ड। जैसे कि वीकनेसेस सच एज डिजिटल डिवाइड, लैक ऑफ अवेयरनेस शुड बी टैकल्ड through this thing by spreading awareness, by installing infrastructure even in remote areas, ठीक है। एंड जो एडवांटेजेस हैं, जो स्ट्रेंथ हैं, वो शुड बी स्ट्रेंथेंड। स्ट्रेंथ जो है वो आपको और स्ट्रेंथन करनी है, ठीक है। जैसे कि इंटरनेट यूज़र्स काफ़ी ज़्यादा है, तो दैट इज़ आर स्ट्रेंथ, ठीक है। तो ये सब जो है ये होता है बैलेंस्ड, मतलब कि आप प्लस माइनस चीज़ें जो कर रहे हो, जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो हटा रहे हो, और जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उनको स्ट्रेंथन कर रहे हो, ठीक है। इससे आपका बैलेंस्ड कंक्लूजन बनेगा। फ्यूचरिस्टिक इज़ लाइक विजनरी कंक्लूजन। फ्यूचरिस्टिक में बस हम फ्यूचर के बारे में बात करते हैं, हम ये नहीं सोचते कि बेटर फ्यूचर होगा। तो बट UPSC के आंसर्स में आप कोशिश करें कि फ्यूचर भी अच्छा ही दिखाएं, ठीक।
ठीक है, जैसे इंडिया एट 2030, तो इट शुड बी बेटर। ऐसा नहीं हो कि अब से इंडिया खराब हो जाए। इंडिया विल बी अ मोर डेवलप्ड इकोनॉमी, ठीक है। ऑप्टिमिस्टिक कंक्लूजन, यस, हमें हमेशा ऑप्टिमिस्टिक बातें करनी है, चाहे इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन पे भी अगर क्वेश्चन क्यों ना हो, तब भी हमें टुवर्ड्स द कंक्लूजन पॉजिटिव ही बोलना है कि निगोशिएशन एंड टॉक्स और डिप्लोमेटिक टैक्टिक्स से शायद हमारी रिलेशंस इम्प्रूव हो सकती है। ये हमें पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक कंक्लूजन देना है। सजेशन बेस्ड कंक्लूजन, जैसे कि मैंने बैलेंस्ड कंक्लूजन में बताया, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में अगर आप बात कर रहे हो, भारत नेट या फिर जो है डिजिटल डिवाइड रिड्यूस करें या डेटा प्राइवेसी जो है वो इंश्योर करें, तो ये हम सजेशन दे रहे हैं। तो सजेशन बेस्ड कंक्लूजन भी हो सकता है। तो याद रखिए कि कंक्लूजन जो है हमेशा आप कंक्लूजन एंड इंट्रोडक्शन आंसर के फ्लो के अनुसार डिसाइड करेंगे और क्वेश्चन की डिमांड के अनुसार डिसाइड होता है कि कौन सा इंट्रोडक्शन और कौन सा कंक्लूजन लिखना है, ठीक है। इसके बाद आता है बॉडी पार्ट। तो बॉडी पार्ट जो है आपका वो भी एनरिच्ड होना चाहिए। जैसे कोई क्वेश्चन है, ये यूपीएससी की मान लो आंसर शीट है, ठीक है, और ये आपका इधर क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिखा, ठीक है। अब ये आपका बॉडी पार्ट है। बॉडी पार्ट्स में मान लो ये हेडिंग डाली आपने, पॉइंट्स लिखे। तो पॉइंट्स जो है अगर आप स्ट्रेट पॉइंट्स लिख देंगे तो बहुत ही फीके लगेंगे, ठीक है। तो आपको कंटेंट लिखना है, देन एग्जाम्पल लिखना है, ठीक है। कंटेंट लिखोगे देन एग्जाम्पल लिखोगे। कंटेंट, एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल में आपका क्या क्या आ सकता है, केस स्टडीज़ भी आ सकते हैं, इलस्ट्रेशंस भी, बेस्ट प्रैक्टिसेस भी, एंड एग्जाम्पल्स तो आ ही सकते हैं। केस स्टडीज़ जैसे कि अभी मैंने इलेक्ट्रोक्यूशन वाली बताई, तो अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हो तो ये भी बता सकते हो कि इलेक्ट्रोक्यूशन हो रहा है, लोग डूब रहे हैं, अभी 3 स्टूडेंट्स ड्राउन हुए हैं दिल्ली में, एस्पिरेंट्स हुई, और और उन्हीं में एक एस्पिरेंट जो है आपका इलेक्ट्रोक्यूट भी हुआ है। देन उसके अगले 2-3 दिन बाद जो है एक वीमेन और उसका बच्चा जो है वो ड्राउन हुए हैं। तो दीज आर केस स्टडीज़। तो ये पॉजिटिव भी हो सकती है, ये नेगेटिव भी हो सकती है। एग्जाम्पल्स तो कि कुछ भी आप लिख रहे हो तो वो एग्जाम्पल से जो है स्ट्रेंथन होना चाहिए। जैसे आप कोरल ब्लीचिंग की मान लो बात कर रहे हो, तो बताओ ना कहाँ कहाँ कोरल ब्लीचिंग हुई। जैसे कि अभी न्यूज़ में आया था ग्रेट बैरियर रीफ की जो है एक टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो वहाँ पे ब्लीचिंग इंक्रीज़ हो रही है। तो ये आप एग्जाम्पल दे सकते हो। इलस्ट्रेशंस दे सकते हो कि हाँ ऐसा, ये अगर ऐसा है तो ऐसा हो गया, ठीक है। तो आप इलस्ट्रेशंस के एग्जाम्पल्स दे सकते हो। प्रॉपर आप अपने आर्ग्यूमेंट को स्ट्रेंथन करने के लिए इलस्ट्रेशंस दे सकते हो। देन बेस्ट प्रैक्टिसेस, जैसे मान लो सेल्फ हेल्प ग्रुप पे है, तो बेस्ट प्रैक्टिस हो गया आपकी केरला मॉडल, कुदुमश्री प्रोजेक्ट, कुदुमश्री मॉडल, ठीक है। तो आप बेस्ट प्रैक्टिसेस कलेक्ट करो। ये आपको योजना मैगज़ीन, कुरुक्षेत्र मैगज़ीन न्यूज़पेपर से बहुत इजीली मिल जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा जैसे मान लो आप बॉडी में लिख रहे हो पॉपुलेशन इज़ इंक्रीजिंग, तो पॉपुलेशन तो इंक्रीज़ कर रही है, सबको पता है, बट कितनी, तो यू शुड राइट डेटा, ठीक है। उस डेटा को लिखना होगा आपको, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए। देन स्टैटिस्टिक्स, डेटा क्या होता है, डेटा रॉ डेटा होता है, रॉ इन्फॉर्मेशन होती है, और उसको जब हम एनालाइज करके हाँ एक इन्फॉर्मेशन बनाते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं, तो उसको बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स। तो डेटा और स्टैटिस्टिक्स का यूज़ कर सकते हो, जैसे कि इंडिया की रैंक कितनी आ रही है। रिपोर्ट्स का यूज़ कर सकते हो, यूनिसेफ की, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ये सब रिपोर्ट्स आती हैं, वो आप यूज़ कर सकते हो। एविडेंसेस यूज़ कर सकते हो, जैसे मैंने कोरल ब्लीचिंग की बात की, तो आपने बता दिया कि हाँ हो रही है कोरल ब्लीचिंग, यहाँ पे ऐसा एविडेंस आया कि यहाँ पे कोरल ब्लीचिंग हो रही है। और भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट करके नोट्स बना के दे सकते हो। तो ऐसे आपको अपने आर्ग्यूमेंट को स्ट्रेंथन करना होता है। इसके अलावा डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स और डायमेंशंस लिखो। जैसे मान लो एआई है, एआई में डिफरेंट पर्सपेक्टिव हो जाते हैं। कोई बोलता है पॉजिटिव है, कोई बोलता है नेगेटिव है, कोई बोलता है कि चैट जीपीटी जो है
क्रिएटिव थिंकिंग ख़त्म कर देगी, क्योंकि वो चीज़ें परोस के दे देती है, पोयम भी बना देती है। तो और कोई बोलता है कि वो एनहेंस कर देती है एफिशिएंसी ह्यूमन बीइंग की। तो डिपेंड करता है, पर्सपेक्टिव आप डिफरेंट डिफरेंट दोगे, पॉजिटिव नेगेटिव दोगे, बट ये भी डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है। ये जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे आपको समझ में आ जाएगा कि अगर क्वेश्चन की डिमांड ये है तो पॉजिटिव लिखना है या नेगेटिव लिखना है या दोनों ही लिखने हैं। ठीक है, डिफरेंट डायमेंशंस, जैसे एआई की बात आई तो इकोनॉमिक डायमेंशन हो गई इसकी, एथिकल डायमेंशन हो गई, और आपकी एनवायरमेंटल डायमेंशन हो गई, जेंडर सोसाइटल डायमेंशन होगी कि वुमेन पे क्या इम्पैक्ट होगा। तो डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस और मल्टीपल व्यू पॉइंट्स आपको देने होंगे अपने आंसर में। ठीक है, इसके अलावा कोशिश कीजिए कि स्टेक होल्डर एंड शेयर होल्डर्स जो है आप इंक्लूड करें अपने आंसर्स में। जैसे कि मान लो स्टेक होल्डर क्या होता है, स्टेक होल्डर जो कि किसी भी चीज़ से इम्पैक्ट होता है, दैट इज़ स्टेक होल्डर। जैसे कि मान लो हमारी लोकसभा में कुछ भी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, कोई बिल पास हो रहा है, तो उससे हम लोग भी इम्पैक्ट होते हैं, कॉमन सिटीजन्स, बट वी आर नॉट शेयर होल्डर, वी आर स्टेक होल्डर्स। शेयर होल्डर्स जो है उनकी ओनरशिप होती है किसी भी चीज़ में, जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। तो मान लो क्वेश्चन आया कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इज़ गुड और वेदर ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम इज़ गुड। तो इस पे अगर क्वेश्चन आता है तो इसमें स्टेक होल्डर आप देख सकते हो कि सिटीजन्स हो गए स्टेक होल्डर्स, आपके पॉलिटिशियंस हो गए, गवर्नमेंट हो गई, और आपकी अपोजिशन पार्टी हो गई, और सोसाइटी हो गई एज अ होल। तो दीज आर स्टेक होल्डर। शेयर होल्डर्स वही, जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके ओनर हो गए, बोर्ड मेंबर्स हो गए, उसके एम्प्लॉयज़ हो गए, शेयर होल्डर्स हो गए, जो छोटे छोटे शेयर होल्डर होते हैं। तो दैट इज़, तो आपको ये सब स्टेक होल्डर्स और शेयर होल्डर्स आपको कवर अप करने ही होंगे। कोई भी, जैसे मान लो कॉरपोरेट गवर्नेंस पे क्वेश्चन आया तो आपको उसके स्टेक होल्डर्स लेने ही होंगे, जैसे बोर्ड मेंबर विमेन है कि नहीं है, या फिर एम्प्लॉयज़, और शेयर होल्डर्स पे क्या इम्पैक्ट आएगा। तो ये सब आपको, और नॉर्मल सिटीज़न सोसाइटी एट लार्ज पे क्या इम्पैक्ट आएगा, तो ये सब आपको इन्वॉल्व करना होता है। यही आपके शेयर होल्डर स्टेक होल्डर डायमेंशंस बन जाते हैं, यही डायमेंशंस आपके पॉइंट्स बन जाते हैं 1 2 3 4। जैसे कि बोर्ड मेंबर आ गए, इधर वीमेन आ गया, इधर जो है आपके एम्प्लॉयज़ आ गए, देन सिटीज़न या फिर सोसाइटी एट लार्ज। ठीक है, तो ऐसे करके आपको आंसर लिखना होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इम्पैक्टफुल इंट्रोडक्शन और इंसाइटफुल कंक्लूजन कैसे लिखना है, और बॉडी पार्ट को कैसे आंसर्स में क्वेश्चन को कैसे बॉडी पार्ट में डिवाइड करके उसके डायमेंशंस और डिफरेंट पर्सपेक्टिव लिखने होंगे। तो आई होप आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा एंड आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मैं हूँ मानसी गोयल, धन्यवाद।